गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, शाम के 7 बजे तक ये आ जाता है। बाकी इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और डीपली एक्सप्लेनेशन होता है। और सारे ही जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मगर ये मिक्स क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है, सारे अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, नरेश और मुकेश दो लोग हैं, नरेश है और एक मुकेश है। आयु मतलब उम्र उनकी एक ही है, मगर सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। मतलब उनका जो दिमाग के लेवल पे और सामाजिक विकास के लेवल पे दोनों में डिफरेंस है। तो ये विकास के किस सिद्धांत के कारण है? तो ये होता है व्यक्तित्व का सिद्धांत, या समझ सकते हो आप व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जो नरेश होगा ना, या कोई भी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं हम। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। इसीलिए इसी की वजह से हमें क्या होती है? व्यक्तिक भिन्नता। तो आंसर हो जाएगा सी। अगर इसके साथ अगर टाइम भी जोड़ देना तो ये दिया है रॉस ने। अगर ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट की बात करिए वुडवर्थ ने, और इसके साथ टाइम जोड़ के बात करिए रॉस ने। नेक्स्ट, एक 6 महीने का बच्चा प्याले को नियंत्रित नहीं कर सकता। 6 महीने का बच्चा है तो सब देखो, हर स्टेज में हर चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि बस आप बच्चे से कहो और वो दौड़ना चालू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए उसका मस्तिष्क और ना ही उसका शरीर पर्याप्त रूप से क्या है? परिपक्व है। मतलब अभी उसकी स्टेज इस लायक नहीं है कि वो उसे अभी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, या उसके हाथ पैरों का संतुलन उतना बैठा नहीं है अभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। कि या ये कह सकते हो वो उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि प्याले को नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट, डैश एक विशिष्ट समय अवधि के बाद रुक जाती है। क्या रुक जाता है? तो देखो, जो वृद्धि होती है ना, वो रुक जाती है। अगर कहता है डैश जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो जीवन पर्यंत क्या चलता रहता है? जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्सोना किस भाषा का शब्द है? पहली बात तो देखो, लैटिन भाषा का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस भाषा का शब्द है पर्सोना? तो लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा, या इंग्लिश में जिसे आप कह सकते हैं मास्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, देखो विकास की दिशा कैसी होती है? हमारा जो शरीर का विकास होता है ना, वो दो दिशा में होता है। एक होता है सेफलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है? मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है कब से? आरंभ होती है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया? तो ये होती है बच्चे के जन्म से पहले। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, देखो इन निम्न में से किस प्रकार के विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है? परिपक्वता क्या होती है बताओ? तो जो आपका संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास दोनों होता है ना, इसे दोनों को मिला के बनती है परिपक्वता। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अवधारणा। अवधारणा समझ लो, जो आपके दिमाग से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? बौद्धिक विकास से रिलेटेड होती हैं। संज्ञानात्मक दिमाग में ही तो जाती हैं सारी अवधारणा। आपने को मैंने अभी कुछ सिखाया तो कहाँ जाएगा? आपके बौद्धिक विकास में ही तो जाएगा। नेक्स्ट, देखो मात्रा का संख्यात्मक विवरण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक विशेषता रखता है। ऐसे समझो, इतने से ही आंसर निकलेगा। मात्रा की बात करें ना, तो वो किस में आएगा? मापन में आएगा। मात्रा का संख्यात्मक रूप किस में आता है? मापन में आता है। और मूल्यांकन का एंड किस पे होता है? जाके मापन पे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया का एक क्रम स्थापित करती है। किसका? प्रतिक्रिया का क्रम स्थापित करती है। तो जो क्रम से कोई चीज हो रही तो क्या होगा? श्रृंखला में होगी। क्रम से कोई हो रही तो क्या? श्रृंखला। देखो जैसे चेनिंग, शेपिंग, ये कॉन्सेप्ट किसने दिए? ये दिए स्किनर ने। किसने दिए? स्किनर ने। ठीक है, अच्छा, अधिगम का विज्ञान और शिक्षण की कला, अधिगम का विज्ञान और शिक्षण की कला नामक शोध पत्र भी इसने निकाला था। ये लिख लेना, आज ही सीखा मैंने भी। अधिगम का विज्ञान, ठीक है, अधिगम का विज्ञान एंड शिक्षण की कला, शिक्षण की कला, ये किसका पत्र था? ये पत्र था स्किनर ने निकाला था इस नाम से। ठीक है, याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ए। और इसकी एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, वे कौन से कारक हैं जो शरीर में वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? तो आनुवंशिकता करती है और वातावरण करता है। ये तो मैंने बताता हूँ आपको, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो अब देखो, जब दो हैं तो आप ये सभी लगाना पड़ेगा, चाहे आपको लिंक पता हो चाहे ना पता हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, लिंग क्या है? लिंग ना एक जैविक संरचना है। और एक पूछता है जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। ठीक है, याद रखना दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट,
व्यक्ति एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, बताओ एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वे आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड टू एनवायरमेंट, वही एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर जगह चल रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विद्यालय में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि देखो व्यक्तिगत मतभेद समझ लो कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो समझें कि छात्र सीखने में सक्षम क्यों है और सीखने में असमर्थ क्यों है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अधिगम विकलांगता, सैमुअल किर्क ने बात करी है ना, अधिगम विकलांगता निम्न में से सभी विकल्पों में से हो सकती है डैश को छोड़कर। तो देखो सांस्कृतिक कारक ऐसे समझो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संस्कृति से जो कारक होते हैं ना, उसका फर्क अधिगम की विकलांगता पे नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट, देखो ADHD ये किसका लक्षण नहीं है? तो देखो ये आलस्य का लक्षण नहीं है। ADHD की फुल फॉर्म आती है पूछने को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये याद रख लेना, ये कई बार पूछे गई, तो आंसर हो जाएगा बी। अतिसक्रियता, अंतर्वेशन, आवेग, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा 100 को वाज, ऑन को नो, ये सब पढ़ रहा है तो क्या है उसे? डिसलेक्सिया। तो डिस्ग्राफिया किससे होती है? लिखने से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक डिस्थीमिया होती है, क्या होती है? थीमिया, डिस्थीमिया है, पूरा लिख लेना, लिख ही देता हूँ। तो ये किससे होता है? तनाव से रिलेटेड होता है। एक होता है डिस्टोनिया, ये होता है एक ही जगह बैठा रहता है आदमी, एक ही जगह, ठीक है, याद रखना। और एक डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, बस इतना याद रख लो। अब ये जो देखो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब देखो इसमें आत्म केंद्रित दे रखा है, ये कहाँ आता है? सेकंड स्टेज में आता है ना प्याजी की, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में स्पष्टीकरण निम्न में से कैसा होना चाहिए? समावेशी, हर छात्र भाग लेता है। समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? हर बच्चे को भाग लेना चाहिए, ठीक है। विकलांग छात्र और सामान्य छात्र एक ही कक्षा में पढ़ते हैं या हर छात्र भाग लेता है? दोबारा पढ़ते हैं, समावेशी कक्षा का सही स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा हो सकता है? ये पूछ रहा है कि समावेशी कक्षा कैसी हो सकती है। समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। छात्र सांस्कृतिक रूप से विविध है, चलो ठीक है, इतना अच्छा नहीं। एक कक्षा में एक से अधिक शिक्षक या हर छात्र भाग लेता है, या विकलांग छात्र और सामान्य छात्र एक साथ पढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। बताओ क्यों? जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है ना, उसमें विकलांग भी वहीं पढ़ता है, सामान्य भी पढ़ता है, एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, आंसर इसलिए हो जाएगा डी। नेक्स्ट, असाधारण बच्चों की व्यवहार समस्या का निदान करने के लिए इनमें से कौन सी? असाधारण जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए केस स्टडी का यूज करते हैं। किसका? केस स्टडी का। नेक्स्ट, शिक्षा में समावेश क्या दर्शाता है? शिक्षा में समावेश का मतलब है सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा। किसके लिए? सभी विद्यार्थियों। समावेशी बताया मैंने, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब होता है इन, मतलब क्या होता है? सबको एक साथ ले आओ। नेक्स्ट, असाधारण बच्चों में शामिल क्या होता है? असाधारण बच्चे कौन से होते हैं? रचनात्मक और धीमी गति दोनों से सीखने वाले बच्चे, आंसर हो जाएगा डी। देखो किशोरों में देख रहे हो मैंने कितने तरीके के, अभी बार बार स्क्रीन जो बदल जाती है ना, न जाने कितनी जगह से अलग अलग क्वेश्चन इकट्ठे करता हूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। देखो आप करना चाहो ना तो कितने भी टफ क्वेश्चन कर लो, पेपर में नहीं आते वो लोग, एक आध बार आ गया। जो 90% मैंने देखा है ना, जो मैंने अनुभव किया है, 90% रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, तो इन पे ज़्यादा जोड़ दो, सिलेक्शन यहाँ 90% से हो जाएगा। 90% का मतलब समझ रहे हो? 150 में से 135 हो गए। आपको लग रहा है 135 से ज़्यादा कट ऑफ जानी किसी भी एग्जाम की? ज़िंदगी में नहीं जाएगी अभी तो, अभी कम से कम 2-3 साल तो नहीं जानी 135 से ऊपर। तो यहाँ फोकस करो, उन 10% के चक्कर में ना तो आपकी पढ़ाई होनी ना कुछ होना, ठीक है, इसीलिए बार बार मैं इन्हें रिवाइज कराता हूँ आपको। किशोरों में नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि स्वयं आदर्श रूप प्रस्तुत करना। ऐसे समझो, कभी कभी क्या होता था कि टीचर्स खुद लेट आते थे और हम लेट आ जाते तो पिटाई लगा देते थे, तो हम क्या कहते थे? देखो ये खुद लेट आते हैं तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं टीचर जब आदर्श रूप से प्रस्तुत करेगा ना, तो अपने आप ही किशोर सीख जाएंगे नैतिक विकास। नेक्स्ट, देखो निम्न में से नैतिक विकास का कौन सा तत्व नहीं है? कौन से तत्व हैं? सांवेगिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सब होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, देखो विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संक्रांति, ये देखो एरिक्सन की थ्योरी है, 8 स्टेज हैं। साइको ये मनोसामाजिक, ऐसे समझ लो, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, या साइको सोशल थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी ऐसे याद रख लो, ठीक है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है, ठीक है, ये भी याद रख लो। अब इस सब में ना जो 8 स्टेज दिए, इसी में है कौन सी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ये किस अवस्था में आता है? किशोर अवस्था में आता है, 12 से 18 वर्ष का बच्चा। और पहली अवस्था क्या है इसकी? बहुत पूछी जाती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, याद रख लेना, ये पहली तो याद रख ही लेना और ये वाली रख लेना कम से कम, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, देखो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता
को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंड, इतने से आंसर निकल जाएगा। सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड क्या होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर। ये किस अवस्था में आते हैं? सेकंड। सेकंड की कौन सी स्टेज में? लेवल सेकंड, स्टेज होगी फोर्थ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग समझो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने ना लेवल तो दिए थे 3, स्टेज दी थी 6। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, इनकी किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और पियाजे की कौन सी? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। अब देखो, इन्होंने जो 3 लेवल दिए थे ना, इसमें पहला लेवल था कौन से? 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। दूसरा लेवल था 10 से 13। तीसरा था कौन सा? 13 से 16। ये मैं पेपर क्वेश्चन डाला है, आज मैं पूछ लूँगा, इसलिए याद कर लेना। पहला है 4 से 10, फिर दूसरे लेवल में 10 से 13, तीसरे में 13 से 16। ठीक है, याद रखना इतना। तो इसमें से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नहीं है? परंपरागत है, और पूर्व नैतिक है, पूर्व परंपरागत और ये भी है। क्रियात्मक स्तर नहीं है। अब देखो, आप सोच रहे होगे तो ये कौन सा है सर? तो ये है पक्ष परंपरागत, जो आप पढ़ते हो ना, पक्ष परंपरागत, वो है। ठीक है, या पोस्ट कन्वेंशनल इंग्लिश में अगर आपको जानना हो तो आंसर हो जाएगा सी वाला कोई स्तर नहीं, क्रियात्मक। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? बताओ। प्राक रूढ़िवादी है, पश्च रूढ़िवादी है। मगर ये वाली जो अवस्था है ना, वो सेकंड स्टेज है किसकी? पियाजे की, जिसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, एनिमिज्म आता है। ठीक है, और किससे? सिंबल्स से सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, याद रखना। और ये अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है? 2 से 7 वर्ष तक चलती है पियाजे की। किसकी? पियाजे की। पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों में प्रयोग किए थे ना, याद रखना। 1936 में इनके सिद्धांत को दिया था इन्होंने अपना। ठीक है, ये भी याद रखना। स्विट्जरलैंड के थे पियाजे, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा बी इसमें कोहलबर्ग ने नहीं दी। नेक्स्ट, देखो, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का परंपरागत, देखो पहला होता है पूर्व परंपरागत, फिर होता है परंपरागत, फिर होता है पश्च परंपरागत। ठीक है, तो मैंने बताया था क्या? 4 से 10। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब ये जो 2 बताए थे ना, उसमें ये परंपरागत वाला आप बताओगे कौन सा बताया था? क्वेश्चन नंबर 14। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब बताना आप कौन सा होगा आंसर। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 5वीं अवस्था कौन सी है? देखो, पहली अवस्था है इसकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब आज्ञाकारिता वाली है। ठीक है, दूसरी है टिट फॉर टैट, मतलब अदला बदली वाली। तीसरी है गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छा बनने वाली। चौथी है लॉ एंड ऑर्डर, और 5वीं है कौन सी? सामाजिक अनुबंध। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। और 6वीं कौन सी आती है? यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका डी। अब जैसे आज्ञाकारिता दे रखी, पहली है। ठीक है, व्यक्तिगत में दूसरी है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार सही या गलत के सवालों के बारे में विचारशील प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक तर्क। या जैसे आपने सुनी ना हिंज थ्योरी, इन्होंने एक हिंज थ्योरी दी थी, जिसमें वो अपनी बीबी के लिए मतलब चोरी करे, मतलब दवाई की, या बीबी को मरने दे। तो जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते, या ऐसे सोचो कि अभी कोई मतलब आप किसी को प्रेम करते हो, ठीक है, तो उसके साथ आप कंटिन्यू करो या पढ़ाई पे ध्यान दो। आप पढ़ाई पे ध्यान दो या उसकी कॉल पे बात करते रहो। तो ये जो है ना, इन दोनों में से डिसाइड न कर पाना, इसे भी कहते हैं नैतिक दुविधा। जब आप दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों जरूरी हैं आपके लिए, मगर मेरा मानना ये कि आप यहाँ पे जाना, पढ़ाई पे, क्योंकि अगर ये पढ़ाई आ गई ना आपके पास, तो ये प्रेम अपने आप आपके पास आ जाएगा। और ये अगर पढ़ाई नहीं आई ना, तो ये प्रेम अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित, देखो दंड का भय कहाँ होता है? पूर्व नैतिक अवस्था में। कहाँ होता है? पूर्व, पहली अवस्था नहीं है वो, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, उसी में आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए बताओ? तो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दोगे आप, सीटेट में आया हुआ है। चलो एटलीस्ट ये तो बता ही देना। अच्छा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, तो प्लीज़ शेयर करना हो सके तो, मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी अब आपकी बारी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि कुछ दिन से आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर देना। और बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।